नमस्कार साथियों, हम लोग का पेंशन संघर्ष महारैली की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। ये मंच और ये मिलर हाई स्कूल का भरा हुआ मैदान कुर्सियों से, इस कुर्सियों को भरना है। हम सभी साथी देर रात तक इस मैदान की तैयारी में रहेंगे, आप लोग के इंतजार में रहेंगे। सभी NMOPS बिहार प्रदेश के पदाधिकारी हैं। हमारे कुछ साथी पीछे घूम रहे हैं। उधर भी है, कौशिक जी छूट गए, कौशिक जी भी है, देखिए काम कर रहे हैं। बिजली संघ के कौशिक जी हमारे सबसे सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में। अमृतेश जी जिंदाबाद, राहुल जी जिंदाबाद, शंकर भैया जिंदाबाद, संतोष जी जिंदाबाद, बंटी भाई जिंदाबाद, संजीव तिवारी जिंदाबाद। आप सबका इंतजार है, आइए। एक बार दम दिखाना है, इस बार एक बार दम दिखाना है। कल आना है मैदान में, एक बार दम दिखाना है। इस बार अगर इस मैदान में 50,000 लोगों को कल पेंशन संघर्ष महारैली में अगर हम सभी मिलकर एकजुट हो गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से पेंशन की बहाली इस चुनाव से पहले कर देंगे। मुझे पता है ये जो NPS कटौती है, एक आम आदमी के लिए भी, जानकारी के लिए भी, एक आम आदमी भी इस बात को जाने कि जिस कर्मचारी पदाधिकारी शिक्षक को वेतन दिया जाता है उसका लगभग 1/4 हिस्सा काट के पेंशन के नाम पे, जैसे मान के चलिए मेरा 100 रुपया वेतन मिलता है तो 24 रुपया, उसमें 14 रुपया राज्य सरकार, 10 रुपया मेरे वेतन की कटौती से PFRDA NSDL को, PFRDA के माध्यम से NSDL को भेजा जाता है और उसको PFRDA के माध्यम से शेयर मार्केट में लगाया जाता है। अब इस बात को समझें कि जो पूर्व से सेवा में है उन्हें तो पेंशन मिल रहा है, उनको तो पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 1 सितंबर 2005 से बिहार में जो न्यू पेंशन व्यवस्था लागू किया गया है उसमें पेंशन देने के नाम पे हम रिटायर होंगे 30 साल बाद। हम जब से सेवा में आए हैं उसके 35 साल बाद रिटायर होंगे। कोई 40 साल में रिटायर होगा, कोई 25 साल में रिटायर होगा, कोई 32 साल में रिटायर होगा। जब वो पेंशन होगा तब उन्हें, जब वो रिटायर होंगे तब उन्हें पेंशन दिया जाना है। लेकिन पेंशन देने के नाम पे एक ऐसा व्यवस्था आया है कि पेंशन देने के नाम पे वेतन के से काट करके अग्रिम में, एडवांस में, जब हम सेवा में उसी टाइम NSDL को भेज दिया जाता है। तो ये सिर्फ राज्य सरकार के कर्मियों का नुकसान नहीं है, राज्य सरकार का भी नुकसान है। अभी आप जान लें कि जो बजट में पेंशन के नाम पे जो प्रावधान किया गया है उसमें स्पष्ट करने की जरूरत है कि पुरानी पेंशन में कितना बजट अलॉटमेंट है, न्यू पेंशन में कितना बजट अलॉटमेंट है, इसको अलग अलग करके समझने की जरूरत है। जो पुरानी पेंशन में वो तो आज रिटायर हो रहा है और उनको मिल भी रहा है पुरानी पेंशन। हम रिटायर होंगे आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, लेकिन पेंशन देने के लिए पैसा आज से ही दिया जा रहा है राज्य सरकार। अब ये राज्य सरकार भेज रही है केंद्र को। अब ये बात को समझिए कि राज्य सरकार हजारों करोड़ रुपया अपने पास रखे, अगर अपने पास रखती है तो ये काम, ये जो पैसा है वो जन कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जा सकता है। और जब हम रिटायर होंगे तब सोचेंगे। अब एक छोटा सा बात सोचना है कि 100 रुपया हमें वेतन मिल रहा है, 24 रुपया 35 साल तक राज्य सरकार हमारे पेंशन देने के नाम पे और केंद्र को भेजेगी। जब हम रिटायर होंगे तो 5,000-6,000 रुपया मात्र पेंशन मिलेगा। जबकि पेंशन मिलना कितना है? पेंशन मिलना है हमारे वेतन का 50%। हमारे वेतन का 50% पेंशन मिलना है। और कितना दिन तक? तो 60 साल के सेवा में कोई आदमी रिटायर होता है 60 साल के सेवा के बाद, मतलब 60 साल के आयु के बाद। कुछ सेवा में तो ये 62 साल और 63 और 65 साल भी है। मैं अपना बात कर रहा हूँ। 60 साल में जब रिटायर होऊंगा तो सरकारी आंकड़ा है कि 67 साल एवरेज आयु है। यानी हमारे रिटायरमेंट के बाद कितना दिन हमें पेंशन चाहिए? 7 साल। और 35 साल तक हमारे बदले राज्य सरकार
100 का 24 केंद्र को भेज रही है। पेंशन का कितना चाहिए? 100 का 50, कितने दिनों तक? 7 साल तक। 24 रुपया 30 साल, 35 साल, 40 साल भेजना, वो भी एडवांस में पेंशन देने के नाम पे। फिर भी पेंशन नहीं मिलना, फिर भी पेंशन 800 रुपया, 1600 रुपया, 2200 रुपया मिलना। और रिटायरमेंट के बाद ये पैसा हजारों करोड़ रुपया हमारे रिटायरमेंट होने तक बिहार सरकार अपने पास रखे और उससे योजनाओं को चलाए। तो बिहार सरकार को फायदा है, यहाँ के आम जनता को फायदा है। इसके साथ साथ किसी भी सरकारी कर्मी की नियुक्ति किसी एक आयोग द्वारा किया जाता है। अब उस बात को समझें कि अगर 200 वैकेंसी होती है तो 5 लाख फॉर्म गिराया जाता है, और उस 5 लाख युवाओं में जो सबसे अच्छे मेरिट का प्रदर्शन करते हैं वो आयोग द्वारा उनका नियुक्ति किया जाता है। तो वो 200-500 की वैकेंसी में 5 लाख लोग आते हैं। उस बाजार के जो सबसे मेरिट वाले विद्यार्थी होते हैं वो सेवा देने के लिए सरकार में आते हैं। अब आप बात को समझें कि सरकार में सेवा देने के लिए उस बाजार के उस युवाओं में जो सबसे तेज तरार लोग हैं वो आए, और उनका जिंदगी का, उनका जवानी का, उनका पूरा ऊर्जा जो है वो राज्य सरकार, बिहार सरकार के सभी योजनाओं को चलाने में एग्जॉस्ट करती है, उसको यूज करती है। अब उसको क्या ऐसे समझें कि एक गाय पालक है, पटना में बहुत सारा गाय पालने वाला खटाल है, आप देखे होंगे। उस गाय के खटाल में आप देखेंगे कि गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो उस गाय को छोड़ दिया जाता है रोड पे मरने के लिए। वो गाय क्या खाती है? पॉलीथीन खाती है, ब्लेड खा जाती है, जो कचरा घर से निकलता है उसको खा जाती है, और उसका जो मौत होता है वो बहुत भयावह होता है, बहुत कष्टदायी होता है। तो हम बाजार के वो सभी विद्यार्थी, जो हो सकता है कुछ ऐसे विद्यार्थी हो जो थोड़ा सा कम नंबर के कारण उनका प्रदर्शन मान के चलिए कि खराब में काउंटिंग आया हो और उनका मेरिट नहीं बना हो, खराब उसको नहीं कर सकते हैं। मान के चलिए कि 1 नंबर जिनका कम आया होगा मैं उनका बात नहीं कर रहा, मैं उन सभी युवाओं के लिए बात कर रहा हूं जिनका सेवा में आना है। सेवा में आने के बाद मतलब पूरा जवानी बर्बाद करने के बाद, पूरा जवानी बिहार सरकार को समर्पित करने के बाद, इस राज्य सरकार के सभी योजनाओं को मन तन धन से चलाने के बाद अगर हमें उस गाय के तरह रोड पे छोड़ दिया जाता है, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, ये कहां तक उचित है? जब हमारा जवानी का उपयोग राज्य सरकार की है तो हमारा बुढ़ापा भी राज्य सरकार सुरक्षित करे। जैसे पूर्व में सभी सरकारों ने, जब ये देश गरीब था तब लोगों को पेंशन दिया जा रहा था। आज तो हम कह रहे हैं कि विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक अर्थव्यवस्था की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोगों का आज से 5 साल 7 साल बाद विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक भारत भी होगा, और आज भी है। आज भी अगर क्रमांक देखें तो बहुत अच्छा है। लेकिन आज हमारे जो मान के चलिए कि हमारी सरकार जो है वो हमें रोड पे एक मजबूत सरकार होने के बावजूद छोड़ने के लिए तैयार है। इसके बावजूद कि बिहार सरकार हमारे पेंशन के लिए राशि भेज रही है PFRDA को, NSDL को, फिर भी हमें पेंशन नहीं मिल रहा है। तो आप सबको थोड़ा सचेत होने की आवश्यकता है। जितने भी NPS से आच्छादित कर्मी, शिक्षक, कर्मचारी हमारी बातों को सुन रहे हैं, अगर ये मैसेज आप तक पहुंचता है, आप सभी कल इस पेंशन संघर्ष महारैली में शिरकत कर इस रैली को सफल बनाने का काम करें। जैसे हम लोग 1 अक्टूबर रामलीला मैदान में विश्व का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन का रैली हम लोगों ने किया है। 7.5 लाख लोगों ने रामलीला मैदान को ऐतिहासिक बनाया है। पटना में भी एक मौका है, हम लोग किसी भी स्थिति में हम लोग पटना में पहुंचे, कोई जरूरी काम है उसे छोड़ के पहुंचे। साथ ही ये चुनाव से पहले अंतिम प्रहार है, और मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि सबको उनकी चिंता छोटे से लेके बड़े सभी मुद्दे पे होती है, तो हमारे इस मुद्दे पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता से विचार करेंगे, निश्चित करेंगे। आप इस मैदान में कल भागीदार बने, इस मैदान में आए, इस पेंशन संघर्ष महारैली को अति सफल करें। रामलीला मैदान के उस भीड़ को
उस रामलीला मैदान के उस मैसेज को फिर से पटना की इस मिलर मैदान से दोहराने की आवश्यकता है। आप सब निश्चित रूप से आए साथियों। ये मैदान में हर तरह का जितना ही व्यवस्था हो सकता है हम लोगों ने अपने सक्षमता से करने का प्रयास किया है। मैदान को कुर्सियों से भर दिया गया हुआ है, मंच भी पूरे तरीके से तैयार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी कल ससमय पहुंच रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी इसी प्रजना सर भी पहुंच रहे हैं। हमारे बगल के राज्य हरियाणा, बगल के राज्य झारखंड और हिमाचल प्रदेश, जहां पे पुरानी पेंशन लागू हो चुका है, हिमाचल प्रदेश में प्रदीप ठाकुर जी के नेतृत्व में यही NMOPS संगठन ने मुखरता के साथ लड़ा। उनके लड़ाई का परिणाम है कि आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश की सरकार जब गिरी थी तो उस समय के मुख्यमंत्री का पहला बयान आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि उनके बयान में स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों, पदाधिकारियों और शिक्षकों ने हमारी सरकार को गिराने का काम किया। हमारे सरकार गिरने का मुख्य जो कारण रहा वो पुरानी पेंशन रहा। झारखंड में भी विक्रांत जी के नेतृत्व में, हमारे बगल के राज्य झारखंड में विक्रांत जी के नेतृत्व में पुरानी पेंशन हम लोगों ने हासिल किया। और उस रैली में मैं भी साक्षी था जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था रांची के उस रैली में मैं भी शामिल था, उस रैली में मैं भी साक्षी था। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी ट्वीट कर देंगे हमारे इस संवेदनशील मुद्दे पे। हमारे बुढ़ापा मतलब जवानी चूंकि हम लगाए हैं बिहार सरकार में, तो बुढ़ापा हमारा स्वाभिमान पूर्वक जीने का मतलब ये सुरक्षा बिहार सरकार प्रदान करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी तक मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव से पूर्व अगर हम लोग इस सफल रैली कर पाते हैं तो चुनाव से पूर्व बिहार सरकार लागू करेगी, पुरानी पेंशन निश्चित रूप से देगी। आप सब बस इस मैदान को ऐतिहासिक बनाएं जैसे रामलीला मैदान को हम लोगों ने बनाया है। इस पेंशन संघर्ष महारैली इसलिए भी जरूरी है कि एक मिनट ये पेंशन संघर्ष महारैली इसलिए भी जरूरी है कि हमारे इस वेतन के कटौती का पैसा उन ऐसे शेयर मार्केट में लगाए जाते हैं कि जिसका कि वैल्यू सुरक्षित नहीं है। वो गारंटी नहीं है कि जो पैसा शेयर मार्केट में हमारा लगाया जा रहा है वो सुरक्षित है भी या नहीं है। देश के वित्त मंत्री माननीय मंत्री जी का एक लोकसभा में स्टेटमेंट था, NSDL और PFRD एक स्वायत्त एजेंसी है, भारत सरकार का उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है। आप इस बात को समझें कि लाखों करोड़ साल में एक ऐसी एजेंसी को दिया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा जिसमें कि बहुत बड़ा भागीदार मतलब उस पैसे में बहुत बड़ा हिस्सेदार राज्य सरकार है। राज्य सरकार के कर्मियों का पैसा है, राज्य सरकार के शिक्षकों का पैसा है, कर्मचारियों पदाधिकारियों का पैसा है। अब वो केंद्र ऐसे हाथों में दे रही है जो खुद कह रही है कि जिस पे नियंत्रण केंद्र का नहीं है। अगर आप समझ लें कि उसमें कोई भ्रष्टाचार हो जाए तो क्या होगा, यानी पूरे जिंदगी का वेतन का 24% कटौती डूब जाएगा। हमें पेंशन तो आप नहीं ही दे रहे हैं और हमारे वेतन का जो 24% कटौती है क्या उसको भी आप लुटवाने का काम करेंगे। इस योजना से निकलने की आवश्यकता है। भारत सरकार भी इसे संवेदनशीलता से सोचे। राज्य सरकार के तो हित में है ही नहीं है। अब मुझे पता है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक कमेटी गठित करेंगे तो कमेटी से उनको इतना समझ तुरंत हो जाएगा, क्योंकि वो एक विद्वान आदमी है, वो एक इंजीनियर आदमी है। बिहार को हम लोग बदलते देखे हैं। बिहार में जो आज ये काम हुआ है उस काम में एक काम बस रह गया है कि हमारे शिक्षक कर्मचारी पदाधिकारियों का जो पेंशन है वो चालू नहीं किया गया हुआ है। सबके साथ न्याय हुआ है महोदय, आप हमारे साथ भी न्याय कर दें, हमारे बुढ़ापा को भी सुरक्षित कर दें। हम सभी बिहार सरकार के कर्मी, आप याद करें कोरोना में वो कौन लोग थे जो सिस्टम को चला रहे थे, रोड पे खड़े वो सिपाही, हॉस्पिटल में काम कर रहा हुआ वो डॉक्टर, नर्स, टेक्निकल जितने भी टेक्नीशियन थे, टेक्निकल असिस्टेंट थे, OT असिस्टेंट था,
जितना वार्ड बॉय था वो कौन था, क्या वो प्राइवेट डॉक्टर कहीं दिख रहे थे? उनका मोबाइल भी ऑफ था, उनका मोबाइल, हॉस्पिटल तो छोड़ दीजिए, मोबाइल भी ऑफ था। वही पदाधिकारी, वही शिक्षक क्वारंटाइन सेंटर चला रहे थे, वही पदाधिकारी राज्य सरकार के सभी आदेशों का पालन करवा रहे थे। अब बात माने, कोरोना वो अंतिम नहीं है। आगे के समय में भी अगर कोरोना जैसा कोई भयावह बीमारी होगी तो आपके लिए कौन खड़े होंगे? वो एक नया बीमारी था, एक भय था, कोरोना के नाम से एक डर था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन वही सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी, शिक्षक, सिपाही रोड पे खड़ा होकर के अपने जान को बाजी, मतलब अपने जान को हथेली पर रख के जान की बाजी लगा के इस बिहार सरकार के आदेशों का पालन करवा रहा था। उसके बावजूद आप क्या मरने के लिए छोड़ देंगे 60 साल के बाद? क्या रोड पे भटकने के लिए छोड़ देंगे? अगर हमारा बच्चा उस लायक नहीं बन पाता है, अभी मैं समझ लेता हूं, अभी मैं आपको बताता हूं, आप अगर कमा रहे होंगे तो अपने माँ बाप का सेवा कितना हद तक कर पाते हैं वो आप अपने बारे में विचार कर लें। आप देख लेंगे कि आप अपने माँ बाप का कितना सेवा कर पाते हैं। तो क्या भविष्य में हमारा बाल बच्चा अगर अयोग्य हो जाता है या योगी हो जाता है, वो कहीं ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, तो क्या हमारा बुढ़ापा अपने खुद से स्वाभिमान पूर्वक जिस बच्चा को हम आज पढ़ाने के लिए या अन्य काम के लिए 2 को पैसा दे रहे हैं, तो कल के डेट में उनसे मांगने के लिए क्या माँ बाप आपसे पैसा मांग पाते हैं? आप खुद सोचें, क्या आपके माँ बाप आपसे पैसा मांग पाते हैं? नहीं मांग पाते हैं। चाहे जितना भी दिक्कत हो, जितना भी कष्ट हो, आप अगर उनके कष्ट को, उनके जरूरत को अगर आप पूरा कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो कष्ट में जी लेते हैं। तो क्या हम अपने बच्चों से वो अपने जीवन यापन के लिए बुढ़ापा में मांग पाएंगे? नहीं मांग पाएंगे। तो क्या अगर हमें वृद्धा आश्रम में ही रहना पड़े तो क्या हमें स्वाभिमान के साथ अपने पैसे से वहां पे जीने का अधिकार नहीं है? क्या वो अधिकार हमें छीन लेना चाहते हैं? आप हमारी पूरे जवानी को आप सोखते हैं, आप यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं और हमारे सर्विस कंडक्ट में एक रूल्स लगाते हैं, एक कोड लगाते हैं जिसमें यह तय है कि हम सरकारी सेवा में अन्य कोई काम नहीं कर सकते, हम कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते, कोई साइड से बिजनेस नहीं कर सकते, कोई कोचिंग क्लासेस नहीं चला सकते, अन्य प्रकार का कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते। यानी हम सिर्फ और सिर्फ सरकारी सेवा में अपना ईमानदारी के साथ काम करने के लिए इस सेवा में आए हैं। तो हमारा बुढ़ापा भी महोदय आप ही सुरक्षित करेंगे। तो महोदय आपसे निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है कि हमारे इस बुढ़ापा को सुरक्षित करें। क्योंकि हम सभी लोग, अभी आप जितना भी योजना देख रहे हैं, आपके समय में अगर बिहार बदला है तो उस बिहार को बदलने में योगदान किसका है? उस बिहार को बदलने में योगदान एक एक कर्मचारी का है, एक एक पदाधिकारी का है, एक एक शिक्षक का है, एक एक लोग बिहार सरकार में कार्यरत, एक एक लोग आपकी योजनाओं को धरातल पर उतारने में लगे हुए हैं। तब आप इतना मतलब स्वच्छ शासन चला पा रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं आपको कि आपने युवाओं को सुनते हुए लाखों वैकेंसियां आपने देने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं। मैं निजी तौर पे इस बात के लिए आपके प्रति आभारी हूं, आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने युवाओं को रोजगार दिया। देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में सबसे ज्यादा नियुक्तियां हुई। महोदय ये भी इस पुरानी पेंशन पे भी आपको विचार करना होगा, आपको देखना होगा। अपने आपके जो नजदीक में जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे समझने का आप कोशिश करें कि राज्य सरकार के हित में है या खिलाफ में है। तो आप देखेंगे कि न्यू पेंशन व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार के हित के खिलाफ में है, कर्मचारी के हित के खिलाफ में तो ही है। कर्मचारी को पेंशन देने के नाम पे आप 24% वेतन का भेज रहे हैं, फिर भी पेंशन नहीं मिल रहा है। तो हमारे हित के खिलाफ में हुआ ही हुआ। आपका भी पैसा डूब गया, ये राज्य सरकार के खिलाफ में ही है। आपको तत्काल प्रभाव से एक कमेटी गठित करवा के इस पे आपको आकलन करवा लेना चाहिए महोदय। आप इसमें पाएंगे कि आपको पुरानी पेंशन बहाल करना चाहिए। आप उस निष्कर्ष पे तुरंत पहुंच जाएंगे।
बिहार में एक एक लोगों के अभी हाल फिलहाल में मैं देख रहा हूं कि जितने भी ठेका संविदा के लोगों का मानदेय आपने बढ़ाने का काम किया है, बहुत स्वागत योग्य है। मैं आपको फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक एक लोगों के मनसा, एक एक लोगों के जरूरत आपने समझने का प्रयास किया है, समझने की कोशिश की है। तो इस एक सबसे एक अंतिम पायदान का बचा हुआ मुद्दा है जो बहुत मतलब इस राज्य का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इससे 9.5 लाख, लगभग 9.5 लाख लोग जितना नियुक्तियां आने वाला है और जो नियुक्ति हो चुकी है, 9.5 लाख लोग एनपीएस से आच्छादित होंगे। तो 9.5 लाख लोगों के साथ साथ बिहार सरकार के कोष का मामला है। महोदय, इस पे ध्यान दें। साथियों, आप सबसे अपील है, इस मैदान में आकर के इस मैदान को ऐतिहासिक करें। जैसे हम लोगों ने रामलीला मैदान को ऐतिहासिक बनाया है, वैसे ही कल इस मिलर हाई स्कूल के मैदान को ऐतिहासिक बनाएं। बिहार के इतिहास में बिहार के ट्रेड यूनियन के इतिहास के साथ साथ इस मिलर हाई स्कूल के मैदान में हम लोग एकजुटता प्रदर्शित करके हम लोग दिखाएं कि हम लोग सभी एक मंच पे हैं और हम लोग किसी भी प्रकार के कोई भी जायज मांग में बिहार सरकार के सभी कर्मी, बिहार सरकार के सभी पदाधिकारी, बिहार सरकार के सभी शिक्षक एकजुटता दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मैदान की तैयारी को मैं फिर से दिखाना चाहता हूं। मंच बिल्कुल तैयार है। मैदान में कुर्सियां लगाई गई हुई हैं, बहुत सारे कुर्सी अभी खड़े हैं जिसको कि लगाया जाने का काम चल रहा है। अब सभी लोग से निवेदन है कि आप इस पेंशन संघर्ष महारैली में आए, इस मिलर हाई स्कूल में जुटे, एकजुटता दिखाएं। मैं उन सभी मीडिया भाइयों को आमंत्रित करता हूं कि कल इस मैदान में जो लाखों लोग जुड़ने वाले हैं, आप आएं, उनकी भावनाओं को समझें। आप सभी आमंत्रित हैं। निवेदन है कि आप इस मैदान में आकर के कर्मचारी, पदाधिकारी, शिक्षक से संबंधित ये जो मुद्दा है, उन शिक्षकों, उन कर्मचारियों, उन पदाधिकारियों का क्या भावना है, उस भावना को समझने का काम करें। सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं यूट्यूबर्स, जितने भी मीडिया से संबंधित लोग हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, बस बहुत बहुत धन्यवाद।